भीम साथियों, जय भीम आर्मी। आज का 8:30 बजे का लाइव आने का समय था। मैं लाइव हूँ। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए तथागत गौतम बुद्ध, परम पूजनीय बाबा साहब ज्योतिबा फूले, सदगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, पेरियर साहब, बिरसा मुंडा, छत्रपति शिवाजी महाराज, साहू जी महाराज, संत कबीर, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह, जितने भी महापुरुष हुए हैं सबको नमन करते हुए, शहीद उधम सिंह, शहीद भगत सिंह और मेरे आदर साहब काशीराम को नमन करते हुए मैं लाइव आया। और सर्दी बहुत है तो आज लाइव आने के साथ साथ जो है कुछ मुद्दों पे मैंने कहा कि हमें बात करनी चाहिए। तो मुद्दे क्या हैं? जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं रोज, तो चर्चा होती है कि हम बीजेपी के पूर्ण विरोधी क्यों हैं और क्यों हम बीजेपी को सत्ता से हटाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि बीजेपी को सत्ता से हटाया जाए, बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जाए। कुछ लोगों को तकलीफ भी है, तो अब मैं उनको सत्ता से बाहर क्यों ना करूं, इसका एक कारण है और मैं वो आप लोगों के बीच में लाना चाहता हूं कि क्यों हम लोग उन्हें सत्ता से बाहर करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। एक खबर है अखबार में, मोदी विदेशों से काला धन नहीं, विश्व बैंक से सर्वाधिक कर्ज लाए, हर भारतीय पे 25,251 रुपए कर्ज। ये वही मोदी जी हैं जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, ये कहते हैं कि हम काला धन लाएंगे, हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, हम सबका साथ सबके विकास की बात करेंगे, हम गरीब लोगों को मजबूत करेंगे, सशक्त करेंगे, SC/ST एक्ट को मजबूत करेंगे। ये वही मोदी जी हैं। 4.5 साल की सरकार के बाद आज स्थिति जो है, मैं बस आप लोगों के सामने वो चीजें ला रहा हूँ। देखते आप रोज हैं, क्योंकि आप अपने भाई के मुंह से सुनना चाहते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, तो आपको बताना चाह रहा हूँ। समय की व्यवस्था है आप लोगों पे, लेकिन फिर भी 25,251 रुपए का प्रत्येक भारतीय पे कर्ज ये मोदी जी ने हमें दिया है। ऐसे मोदी जी को मैं नहीं चाहता, ऐसी सरकार को मैं नहीं चाहता। एक और खबर है, हमें तो मीडिया हर बार बड़ा आतंकवादी, नक्सली बहुत कुछ दिखाता है। मुंबई में फैशन प्रोडक्ट की दुकान से हथियारों का जखीरा बरामद, भाजपा नेता गिरफ्तार। मैं बार बार कहता हूं, बहुजन मीडिया को सलाम करता हूं कि बहुजन मीडिया जो है बार बार हमें दिखाती है, हमारे साथ जो उत्पीड़न होते हैं पूरे देश में उसे दिखाती है। भाजपा नेता के यहां से हथियारों का जखीरा बरामद हो, एक बार इस पे मीडिया में चर्चा नहीं हुई। इतना हथियार कहां लेके जाना था, किसका कत्ल करना था, कहां दंगा कराना था, क्यों कराना था, आप सब बेहतर जानते हैं। देश में विकास कोई मुद्दा नहीं है, देश में भाईचारा प्रेम कोई मुद्दा नहीं है, देश में महिला सशक्तिकरण कोई मुद्दा नहीं है, देश में और कोई गंभीर मुद्दा नहीं है, देश के लिए और कुछ मोदी जी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया है। तो दंगा एक बड़ा मुद्दा है जिससे ये लोग सत्ता में आ सकते हैं। राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा इन लोगों ने बनाया है जिससे लोग सत्ता में आ सकते हैं। कुंभ और ऐसी चीज ही, हाँ मैंने कल भी कहा था, ये खबर पहले पूरी कर दूं। तो ऐसे नेताओं पे भाजपा क्यों रासुका नहीं लगती, क्यों उनको जेल नहीं भेजा जाता, क्यों उनको नजरबंद नहीं किया जाता, सवाल ये। तो ऐसा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो उनके इशारे पे काम कर रहे हैं। हाँ, अगर ये कोई बहुजन दल से कोई नेता होता या एक किसी बहुजन संगठन का नेता होता तो अब तक ये जेल में सड़ रहा होता। यही नहीं, इसका परिवार भी सड़ रहा होता। मैं एक जानकारी देना चाहता हूं, अगर बहुजन समाज के किसी व्यक्ति द्वारा कोई गलती हो जाए, कोई मामला ऐसा पुलिस के पास चला जाए, तो उसके पूरे परिवार को पुलिस उठा के बंद कर देती है। 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन रखती है, जबकि कानून ये है कि 24 घंटे में चालान करके उसको जेल भेजना पड़ेगा। 24 घंटे से ज्यादा रखना इलीगल है, लेकिन फिर भी उसको रखा जाता है, प्रेशर बनाया जाता है। लेकिन जब बहुजनों को, दलितों को, पिछड़ों को, ट्रांसजेंडरों को, मुसलमानों को न्याय देने की बात है, तब ये नियम छिप जाते, तब इस पे कोई चर्चा नहीं होती। तो ये देश की न्याय व्यवस्था है। एक घटना है दैनिक भास्कर में 18 तारीख में, शिमला से करथा मेले में नरगिस का फूल दलित की गोद में जा गिरा तो भीड़ ने उसे पीट डाला।
आप उसी देश में जी रहे हैं जिसमें लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से देश चलता है। लेकिन एक फूल अगर किसी दलित की गोद में गिर जाए और इस वजह से उसको पीटा जाए तो बड़े शर्म की बात है। जानवरों से प्रेम होता है, जानवरों की पूजा की जाती है, पत्थरों की पूजा की जाती है। चलिए आप मान सकते हैं, कल कीजिए पूजा, हो सकता है उसमें कहीं भगवान हो सकता है वो आपकी कोई सुनवाई कर ले, लेकिन एक इंसान की उसकी क्या गलती रही होगी कि फूल उसकी गोद में गिरा और उसको पीटा गया? कहाँ है प्रशासन? क्या कार्रवाई हो रही है? क्या उन लोगों को रोका जा रहा है? ऐसे धार्मिक कर्मकांड रोके जा रहे हैं जिससे जिसकी गलती की वजह से, जिस वजह से ये व्यक्ति पिटा। ये इस देश का न्यायिक सिस्टम है। पहले तो मुकदमा नहीं दर्ज होता। मैं तो खुद बहुत सारी पूरे देश में जो मामले होते हैं, मैं अभी आपका ध्यान भी आकर्षित करूंगा, मैं तो खुद इस चीजों को समझता हूँ। पहले तो मुकदमा दर्ज नहीं होता, रेप होने के बावजूद भी 40-40 दिन FIR दर्ज नहीं होती। थाने में आप FIR लिखाने जाओ तो दरोगा जी पकड़ के बिठा लेंगे। दरोगा जी इस तरह से व्यवहार करें जैसे क्रिमिनल हो। कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया, झूठा तो नहीं है, सच्चा तो नहीं है, कोई पैसे का मामला तो नहीं, रंजिश तो नहीं है। अरे इतना संवेदनशील मामला, जांच करो ना भाई, मुकदमा लिखो, जांच करो। बिना मुकदमा लिखे कहते हैं कि जांच करेंगे। जैसे IIT रुड़की वाला मामला था, FIR नहीं बनी, FIR लॉन्च नहीं हुई, कप्तान साहिबा ने कहा कि हम जांच कर SIT बना दी। अपराधी को बचाने के लिए SIT की बात कर रही है, बिना मुकदमा लिए कौन सी जांच कर रहे हो भाई? ऐसे सैकड़ों मामले, ऐसे हजारों मामले रोज होते हैं। न्यायिक सिस्टम जो है वो मजबूत होना चाहिए, उसमें कमजोर को न्याय मिलना चाहिए। और अगर मैंने बताया कि मुकदमा अगर गलती से दर्ज हो भी जाए, बहुजन समाज के सामाजिक संगठनों को प्रेशर, राजनीतिक लोग तो करते नहीं भैया, अच्छा लगा बुरा लगे, राजनीतिक लोग नहीं करते हैं, उन्हें तो सबकी वोट चाहिए, उनको तो वो नहीं चाहते कोई बुरा बन जाए। तो अगर कहीं मुकदमा दर्ज हो भी जाए तो फिर उसको बड़ा वकील चाहिए। बड़ा वकील करने के पैसे इन गरीबों पे नहीं है, तो न्याय मिलने की उम्मीद तो छोड़ दीजिए, कहीं से न्याय नहीं मिलने वाला। एक खबर और है, ये खबर है दिल्ली से। जेल में बंद हर 3 में से 1 कैदी अनुसूचित जाति जनजाति का। ये मेरा आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा मैंने नहीं दिया, ये आंकड़ा दिया है पत्रिका न्यूज नेटवर्क ने नई दिल्ली से। भारत की जेलों का हाल बताया। मैंने कहा वोट हमारे बहुत हैं, लेकिन छोटे छोटे मुकदमों में हमारे आदमी को पकड़ के जेल भेज दिया जाता है। जिन धाराओं में पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती, उनमें भी उनके साथ भी एक 307 या कोई ऐसी धारा बढ़ा के 504, 506 बढ़ा के 452 बढ़ा के जेल भेज दिया जाता है। और फिर न्याय, जब वहाँ वो जज जो बैठे हुए हैं वो जाति देख कर न्याय करेंगे, तो ऐसे में इन गरीबों को न्याय कहाँ से मिलेगा? बड़ा सवाल है। तो जेल में बंद हर 3 में से 1 कैदी अनुसूचित जाति या जनजाति का, और अगर इनके अलावा भी कोई है तो वो मुस्लिम है या कोई OBC जाति का। एक और खबर मैंने पढ़ी थी कि मृत्यु दंड उन्हीं लोगों को मिलता है जो लोग गरीब हैं या बहुजन समाज के लोग हैं। ये भी खबर अखबार में ही थी, ये मैंने नहीं बनाई, ये खबर भी अखबार में थी कि मृत्यु दंड उन्हीं लोगों को मिलता है। तो अगर उन्हीं लोगों को मिलता है तो क्योंकि उन्हें न्याय देने वाले लोग जो हैं वो जाति विशेष का पक्ष करते हैं, इसलिए जो है न्याय जो है नहीं मिल पाता। मैंने कुछ मामले भी देखे हैं। एक मामला मैंने 304B का देखा, मैं जेल में था, तो 304B में सजा की गई एक लड़के को। उसकी घरवाली का मामला, लड़ झगड़ा हुआ तो उस बहन ने गुस्से में आके कोई दवाई खा ली, सब चीजें। लड़की के परिवार वाले लड़के के पक्ष में थे कि हाँ भैया हमारी जानकारी में है, लड़की ने हमें बताया कि गुस्से में कर दिया, लड़की गलती नहीं। फिर भी जज साहब ने, लड़की का परिवार पक्ष में था, सारे गवाह पक्ष में थे, फिर भी जज साहब ने उनको सजा दी, आजीवन कारावास। वहीं इतने बड़े मर्डर होते हैं, 302 की घटनाएं होती, उसमें सजा नहीं होती। उसमें जज साहब कहते हैं कि एक गवाह भी अगर पक्ष में, उसी पे बेल कर देते हैं, उसी पे जो है केस का रुख बदल जाता है। ये क्यों? वहां भी तो हत्या हुई। पहले घटना मैंने 304B की जो बताई दहेज हत्या वाले में, जज साहब कहते हैं कि नहीं हत्या तो हुई है, व्यक्ति तो मरा है, तो इसलिए जो है सजा होगी। और जहां 302 के बड़े बड़े मामले होते हैं, न्याय मांगते हुए लोगों को, जो लोग न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने मुकदमा कराया, वो गवाह को मार दिया जाता है। जो विक्टिम है उसके जो परिवार का, जो जिस व्यक्ति ने अपील की उसको मार दिया जाता है। तो वहां कभी जज साहब को ऐसा नहीं लगता कि न्याय हुआ है।
जज साहब को ऐसा लगता है कि हत्या हुई है तो इसमें सजा देनी चाहिए। बड़ा जुडिशरी सिस्टम, ये जो जुडिशरी सिस्टम बड़ा टफ है, और क्रिमिनल जस्टिस जो है वो बहुत बहुत कठिन। ऐसे में पीड़ित गरीब समाज को तो न्याय नहीं मिलेगा, वंचित शोषित समाज को तो नहीं मिलेगा। एक खबर और है, अब इस खबर पे लिखा हुआ है, किसी ने ये बनाई हुई कि जागो SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग जागो, बड़े पदों पर नियुक्ति में जातिवाद। योगी ने नियुक्त किए 312 कानून अफसर में से 152 ब्राह्मण। अब ये मैंने नहीं छापी खबर छपी है पत्रिका न्यूज नेटवर्क में, नई दिल्ली से। सभी श्रेणी में ब्राह्मणों को वरीयता दी गई है। मैं किसी को गाली नहीं देता, मैं किसी का विरोध नहीं करता, लेकिन ये खबर है, आप चेक कर लीजिए, नई दिल्ली से छपी है पत्रिका न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। 90% से अधिक सवर्ण जाति के अफसर, मैंने नहीं छापे भाई, मुझसे गिला शिकवा मत रखना कि मैं विरोध कर रहा हूं, मैं तो हकीकत बयां कर रहा हूं जो अखबार ने छापी है। हकीकत यह है कि 90% से अधिक सवर्ण जाति के अफसर जो हैं उनको नियुक्त किया गया है। और मुझे बताइए, यही लोग गरीब हैं, इन्हीं को आर्थिक रूप से आरक्षण देना चाहिए। मोदी जी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए जमूला फेंका, सब लोगों ने उसका समर्थन किया, और उन्होंने 2 दिन में पास भी करा था। वहीं OBC समाज के लोग, जाट समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, पटेल समाज के लोग, और हमारे साक्य, मौर्य, कुशवाहा, पाल समाज के लोग, ये लोग जूते चप्पल रगड़ रगड़ के आंदोलन करते मर गए। लेकिन आज तक OBC को विशेष रूप से अलग से आर्थिक आधार पर भी या किसी भी आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं हुई। और रीजन ये है कि आर्थिक आधार पर तो हो ही नहीं सकता, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। आरक्षण जो है वो जातिगत भेदभाव, जातिगत असमानता के ऊपर, और जो ये सोशल जस्टिस है जो इतने लंबे समय तक कुछ जातियों को दबा के रखा गया, उसके आधार पे है, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया गया। और आरक्षण जैसा कोई शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। एक शब्द है रिप्रेजेंटेशन, जिसको हम हिंदी में प्रतिनिधित्व कह सकते हैं। तो एक खबर और है, नवभारत में छपी है 11 जनवरी की। RSS दफ्तर पर छापा, हथियार बरामद। लोग भीम आर्मी को बंद करने की बात करते। मैं महोबा रैली में गया, और महोबा रैली में जिस तरह कंडीशन मुझे वहां के लोगों ने बताई, तो मैंने एक नारा दिया, तिलक, तराजू और तलवार, इनको ना देंगे सत्ता वाला हथियार। तो ये नारा जब मैंने दिया, उसके बाद वहां के लोगों ने मेरा पुतला जलाया। बहुत अच्छी बात, जलाइए, खूब जलाइए, पुतला जलाइए, जो मनाए जलाइए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुकदमा कराइए, मैं न्याय की लड़ाई लड़ूंगा, सत्य और ईमानदारी की लड़ाई से पीछे नहीं हटूंगा। जो सत्य था मैंने कहा। जब इतना सब कुछ इनके हाथ में है, तो मैं इन्हें सत्ता वाला हथियार नहीं देने वाला। तो मैं अपने लोगों से अपील करूंगा कि बिल्कुल ना दे, बिल्कुल ना दे, बिल्कुल ना दे। ऐसे लोगों को बिल्कुल सत्ता वाला हथियार ना दे जो पहले से सिस्टम में बहुत मजबूती से बैठे हुए हैं। तो ये खबर है तिरुवनंतपुरम, केरल से। चंद्रशेखर नक्सली है, चंद्रशेखर नक्सली है, और देश का कोई मुसलमान जिसको पकड़ लेते सिर्फ सुन्नत रखने के ऊपर, उसको बंदूक कर देते हैं उठा के, और कहते हैं ये टेररिस्ट है। और किसी दलित को और किसी पिछड़े को मार देते हैं, बाद में कहते हैं, अभी हमारे सुमित को मार दिया था, सुमित गुर्जर समाज से था, मार देते हैं उनको, कहते हैं ये क्रिमिनल हैं, ये टेररिस्ट हैं। भैया जो बम कहां से आया, बम वो उसे बम को फेंकने वाला थाने में, उसके तो NSA नहीं लगी। वो तो बम, ना तो ये जानकर जांच हुई कि बम कहां से आया, ना ये हुई कि उसने बम क्यों फेंका। सबरीमाला वाले मामले में बम फेंका गया तिरुवनंतपुरम में, केरल में, तो ये इसको के ऊपर NSA क्यों नहीं लगाई भाई? ये बम कौन बना रहा है? RSS के दफ्तर में छापा, हथियार बरामद। क्या कर रहे हैं RSS के दफ्तर में हथियार? कौन सा गृह युद्ध हो रहा है भाई? किसके लिए हथियार है? किसको मारना चाहते हो? कौन सा माहौल बनाना चाहते हो? तो कुछ तो तैयारी देश में चल रही है। मैं यही बताने के लिए आज आया, कुछ तो तैयारी देश में चल रही है देश का माहौल बिगाड़ने के लिए, क्योंकि भाजपा को समझ आ चुका है कि वो सत्ता में नहीं आने वाले। एक और खबर यूपी से बड़ी जबरदस्त खबर है। माननीय योगी जी ने एक खबर छपवाई है कि साधु संतों को भी पेंशन देगी योगी सरकार। तो अब मेरा प्रयास है, मैं लोगों से कहूँ कि साधु संत बन जाओ, क्योंकि जब साधु संत को तो पेंशन मिलेगी, गरीब नौजवानों को तो रोजगार भी नहीं मिलेगा किसी भी जाति के हो, लेकिन साधु संतों को पेंशन मिलेगी। तो यार बहुत अच्छी बात है। अगर साधु संतों को पेंशन मिलनी है तो फिर जनाब, मैं तो लोगों से कहूँगा साधु संत बन जाए। तो ये बड़ी बड़ी कठिन वो है कि क्या मतलब, किसे हमने मुख्यमंत्री बना दिया,
किसे मुख्यमंत्री की चाबी दे दी जिसको ये नहीं पता पेंशन किसे देनी है, रोजगार देना है नहीं देना है। अरे यार, साधु संतों को पेंशन देके क्या भला होगा? वो तो साधु का मतलब है कि उसका सामाजिक जीवन से कोई मतलब नहीं है उसका, वो तो साधु हो गया, वो तो त्यागी हो गया, उसने तो त्याग कर दिया। सामाजिक जीवन उसका कोई मतलब, परिवार से उसका कोई मतलब नहीं, उनको पेंशन की क्या जरूरत है? तो मैं यही बता रहा था कि इन लोगों को सिर्फ अपनी राजनीतिक स्विच, अपनी राजनीति की आवश्यकता, अपने राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ाने की आवश्यकता। उसके लिए किसी की जान जाए, गाय के नाम पे चाहे मुसलमानों को सरेआम जला दिया जाए, मार दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, कुछ भी किया जाए, लेकिन देश का माहौल बना के रखना। और मैं ये भी बता दे रहा हूं, अगर अब कुछ भी नहीं बस चलेगा तो कश्मीर आ जाएगा मुद्दा, पाकिस्तान आ जाएगा। और गजब की बात देखिए, सीमा पे गोली चलेगी और हमारे कुछ जवान शहीद हो जाएंगे। लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, तैयार है क्या? मैं तो सिर्फ आगाह कर रहा हूं, आपको आने वाले समय में देखने को मिल रहा है। कल ये मत कहिएगा चंद्रशेखर भाई आपको कैसे पता था। मैं तो समझ रहा हूं, जो मुझे समझ आ रहा है वो ये है कि योगी जी साधु संतों को पेंशन देने की योजना बना रहे हैं। तो हम नौजवान तो बेरोजगार हैं ही, हम पे तो नौकरी नहीं, तो हमें पेंशन कैसी? तो बड़ा कठिन दौर है। योगी जी को लगता है उनको जरूरत है, लेकिन हमें लगता है कि यार नौजवानों को रोजगार की जरूरत है, वो तुम दे नहीं पाए, बैकलॉग तुम पूरा नहीं कर पाए, कोई तुम नौकरी नहीं दे पाए, हमेशा जो है तुमने धोखा ही किया। बहुत बुरी हालात है। एक खबर और है, हाई कोर्ट में 749 जजों में ओबीसी के 39, एससी के 18, एसटी के 5 जज। बड़ी गंभीर खबर है। हाई कोर्ट के 749 जजों में ओबीसी के 39, एससी के 18, एसटी के 5 जज हैं, और टोटल मिला के जो स्वर्ण जाति के जो जज बैठे वो 687। आप मुझे बस एक छोटी सी बात बताइए, इन्हीं लोगों को आरक्षण की जरूरत है? इसीलिए मैं बार बार कहता हूं जुडिशरी में आरक्षण होना चाहिए, जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हिस्सेदारी भागीदारी होनी चाहिए। क्योंकि जब हमारा व्यक्ति वहां नहीं होगा तो हमें वो कैसे न्याय देगा? बहुत बार सबूत मिल चुके हैं, बहुत बार हो चुके। कोर्ट जो है, कोर्ट में जज जो है जाति देख के न्याय देते हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है तो हमें तो न्याय मिलने से रहा। तो ये स्थिति देश की है। एक बड़ी खबर जो मैं पढ़ रहा हूं वो बहुजन संगठक से है, साहब काशीराम का जो अखबार था, बहुजन संगठक साहब ने कहा कि वोट का अधिकार हमें बिकने के लिए नहीं मिला है, बल्कि गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। अब साहब ने जो कहा है वो अटल सत्य है, बाबू काशीराम जी ने जो कहा है। एक खबर और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ साहब काशीराम के बारे में। साहब को अगर कोई श्री काशीराम कह देता तो बहुत नाराज होते थे। कुछ युवा साथी अभी साहब श्री काशीराम कहते, श्री मत कहिएगा कभी भी। साहब श्री से बहुत नाराज होते थे। वो कहते थे आप उसी व्यवस्था में मुझे लेके जा रहे हो, उसी व्यवस्था के की तरह से प्रेजेंट कर रहे हो जिस व्यवस्था से मैं अलग हट रहा हूँ। जिन लोगों के लिए मैं लड़ना चाहता हूँ वो श्री और उस धर्म से काम नहीं करते हैं। तो बाबू काशीराम पंजाब के लोग कहते हैं, मैं साहब श्री काशीराम, साहब काशीराम कहता हूँ। तो सम्मान देते हैं, तो इसलिए मेरे मुंह से बार बार निकल जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ युवाओं को कि साहब काशीराम जो है, उनका अखबार जो चलाते थे उसमें लिखा गया है वोट का अधिकार हमें बिकने के लिए नहीं मिला है, वोट का अधिकार हम बिकने बल्कि गुलामी से मुक्ति के लिए मिला है। तो गुलामी मानसिक हो या शारीरिक गुलामी, हमें मानसिक गुलामी और शारीरिक गुलामी दोनों को तोड़ना होगा। और भी कुछ खबर थी मगर वो मुझसे मिल पा रही हैं, थोड़ी दूर हैं, तो लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि वोट वन वैल्यू, ये बाबा साहब ने कहा। एक राष्ट्रपति की वोट की भी इतनी वैल्यू है, एक आम आदमी की वोट की इतनी वैल्यू है। तो अपनी वोट की ताकत को समझिए, राजा तय करते हैं। और वोट, ये चुनाव एक दिन आता है, लेकिन चुनाव क्या है? 5 साल आप किस तरह से रहने वाले हैं? 5 साल आप पिटने वाले हैं, सम्मान से रहने वाले हैं, अधिकार मिलने वाले नहीं मिले, रोजगार मिलना क्या करना है? तो बहुत सारी चीजों को सोच के वोट दीजिएगा। वोट बड़ी महत्वपूर्ण है। और राजा उसे बनाइए जो आपका हो। राजा अगर आपका नहीं है तो आप प्रजा ही हैं, तो प्रजा को तो ऐसा कोई अधिकार नहीं है मेरे हिसाब से, सत्ता में कोई अधिकार नहीं। राजा राजा होता, राजा सरकार। साहब काशीराम कह के गए कि सरकार मजबूर होनी चाहिए, मजबूत नहीं होनी चाहिए। और मैं इसको पूरा कर दिया, सरकार मजबूर होनी चाहिए। सरकार मजबूत होगी तो कोई भी तानाशाह नहीं हो पाएगा। और सरकार अगर मजबूर है तो हम अपने काम भी आसानी से उनसे करवा सकते हैं, अगर हमारी भागीदारी भी उसमें है।
दूसरा, बाबा साहब ने कहा कि मजबूत सरकार हो ना हो लेकिन विपक्ष मजबूत हो कि सरकार को तानाशाही करने से रोका जा सके। एक मामला और है, ये खबर बदल जाएगी आरक्षण की पूरी बहस। आर्थिक आधार पर आरक्षण का मतलब है संविधान को कुचलना। ये इनका एक प्रशिक्षण था जो सफल हो रहा है। मैं इसका पूर्ण विरोधी है, मैं बिल्कुल नहीं चाहता ये हो। दूसरा, एक और मैं गंभीर मामले पे करूंगा, बिहार का मामला है। बहन शशिकला का, शशिकला को तो न्याय नहीं मिला, लेकिन वहां जो कुछ हुआ, 2 दिन तक हमारे लोग भटकते, न्याय नहीं मिला। फिर कुछ हुआ, क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है कि पुलिस द्वारा, पहले खबर है कि पुलिस ने फायरिंग की, उसके बाद कुछ हुआ है। तो बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। कल से वो लोग, उन्होंने आज प्रेस विज्ञप्ति दी बिहार के लोगों ने, वो धरने पे जाने वाले। मैं भी, या मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष या भीम आर्मी की टीम से भी कोई मजबूत साथी जो है वहाँ कार्यकर्ता पहुंचेगा। तो हमारा उद्देश्य है कि न्याय मिले। न्याय बहुत महंगा हो चुका है, न्याय के लिए मरना पड़ रहा है, न्याय के लिए कुर्बानी देनी पड़ रही है, न्याय के लिए न्याय मांगने वालों को जेल जाना पड़ रहा है। भीम आर्मी के 500 लोगों पे अज्ञात में और 90 लोगों पे ज्ञात में मुकदमा हुआ है न्याय मांगने के लिए। बड़ी बुरी स्थिति है। मैंने एक खबर बताई, चल गया। हाँ, तो नेट चला गया था तो इसलिए बात बीच में रुक गई थी, तो इसलिए मैं लाइव आया था। एक सबसे बड़ा मुद्दा जिस पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, एक खबर आई है ईवीएम को लेके, ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी पे। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ, एक आंदोलन तैयार कीजिए पूरे देश में, वोट की चोरी बंद करनी पड़ेगी। अगर हमने किसी को भी वोट दिया और वो वोट किसी ऐसे व्यक्ति पे चला गया जो हमारा विरोधी हो, जो हमने वोट किसी को दिया और वो विरोधी के को ताकत दे दे, तो ये भी गलत है। हमें पूरे देश में एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा ईवीएम के खिलाफ। हमें वोट देनी, सरकार हमें बनानी है, तो आंदोलन भी हमें करना पड़ेगा। हमें तय करना पड़ेगा कि हमारी वोट्स का सही यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो बहुत जल्द हम इस आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं कि ये होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा उद्देश्य, देखिए 2 अप्रैल से लेके बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन सबसे बड़ा उद्देश्य आज जो है 2 अप्रैल का जो मामला है, उनको हम लोग कोर्ट में भी लड़ रहे हैं। हमारे 3 साथियों पे राष्ट्रपा लगी है, उनको भी हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं। हम दबाव भी बनाएंगे सरकारों पे कि वो हमारे लोगों को रिहा करें। लेकिन अभी एट प्रेजेंट टाइम में सबसे बड़ा मामला है कि सारी परेशानियों की जड़ क्या है, भाजपा। तो सबसे पहले भाजपा को उखाड़ना सबसे बड़ा लक्ष्य बन गया है। तो भाजपा को उखाड़ने के लिए ईवीएम से वोट की चोरी रोकनी पड़ेगी, क्योंकि बार बार ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी पे बार बार सवाल उठे। मेरे हिसाब से ईवीएम ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ईवीएम से वोट की चोरी जो है वो हमें रोकनी पड़ेगी। और वोट की चोरी रोक के तभी हमारा राजा बन पाएगा जिसे हम राजा बनाना चाहते हैं। तो मैं, जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं, एक मामला मैं आगरा का आपको बता चुका हूँ, एक मामला मैं बिहार का आपको बता, जौनपुर का एक मामला चल रहा है। जौनपुर में भी हमारे लोगों के साथ कुछ लोग उत्पीड़न कर रहे थे, भीम आर्मी टीम वहां गई, तो हमारी टीम पे पथराव हुआ, पुलिस ने उल्टा हमारे लोगों को जेलें बंद कर दी। ये अन्याय हो रहा है। भाजपा गवर्नमेंट यूपी में अन्याय कर रही है हमारे लोगों पे। तो बहुत मुद्दों से हम लोग जो है गंभीर रूप से घिरे हुए हैं, और बहुत सारे लोग हमारी टांग भी खींचते। टांग, हमारा काम है कि हम ईमानदार से लड़ाई को लड़ते हैं। कोई टांग खींचता है, कोई कुछ करता है, उससे फर्क नहीं पड़ने वाला। मिशन के लोग हैं, मिशन के लोगों को चाहिए ईमानदारी से अपना काम करते रहें। तो बहुत सारी परेशानियां आएंगी। मैं नौजवान से कहा, मुझे बड़ा हौसला मिलता है जब पूरे देश में आप लोग कहीं भी संघर्ष करते हैं न्याय के खिलाफ। ऐसे अपना संघर्ष जारी रखिए, और फिर आपसे मुलाकात होगी। जय भीम आर्मी। मैं एक भरोसा दिला देना चाहता हूँ कि ये लड़ाई किसी एक व्यक्ति की लड़ाई, विचारधारा की लड़ाई है। ये बाबा साहब काशीराम के सपने को पूरा करने की लड़ाई है। ये तब तक ये ज्योतिबा फूले जी के सपने को पूरा करने की लड़ाई है। और मैं 2 घोषणाएं पहले भी कर चुका हूं। जब बहुजन समाज ताकत में आएगा तो ओबीसी समाज को, मुस्लिम समाज को, धार्मिक अल्पसंख्यकों को आबादी के हिसाब से आरक्षण, दलित समाज को आबादी के हिसाब से आरक्षण, और निजी क्षेत्रों में आरक्षण की व्यवस्था भी कराई जाएगी। क्योंकि अगर उनकी भागीदारी नहीं होगी तो फिर कोई फायदा नहीं। उनकी भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि वो कमजोर वर्ग के लोग हैं, उनको इस देश के संसाधनों में उनको भागीदारी मिलनी चाहिए। तो इसलिए जो है ये किया जाएगा। मुस्लिम भाइयों के लिए भी, ओबीसी भाइयों के लिए भी, दलित भाइयों के लिए भी, सभी पूरे बहुजन समाज के लिए, धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए, ईसाई के लिए, बुद्धिस्टों के लिए भी, सभी लोगों के लिए, सभी बहुजनों के लिए आर्थिक आधार बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैंने जो आपको बताया कि
निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था कराई जाएगी। आप लोग डरे नहीं, आप लोग किसी से परेशान मत हो। बहुत जल्द हम इस सत्ता को उखाड़ने वाले हैं, बस आप लोग धैर्य बनाए रखिए। आप लोग किसी के गुमराह में मत आइएगा, गुमराह मत होइएगा। ये तरह तरह की चीजें फैलाएंगे, आप इसे मजबूती से चलाइएगा, मजबूती से एकजुट होइएगा। बहुजन समाज को एकजुट करने के लिए पूरे देश में मैं रैलियां करूंगा। आप लोग भीम आर्मी की ताकत बनिए, एकजुट रहिए। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय भीम। फिर किस दिन बैठूंगा लाइव, फिर आपसे बात करूंगा। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय बहुजन समाज, जय संविधान, जय साहब श्री काशीराम। परम पुण्य बाबा साहब को नमन करता हूं, और भीम आर्मी के करोड़ों सैनिकों को, भीम आर्मी करोड़ों जो साथी काम कर रहे हैं उनको भी नमन करता हूं। आपकी वजह से चंद्रशेखर को MP MLA नहीं, आपकी वजह से मेरा वजूद है। फिर इस लड़ाई को और मजबूत करें। जय भीम, जय भीम आर्मी।